नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोगों ने आरओ एआरओ के लिए जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बर्तनिंग, उसको प्रारंभ किया था, जिसमें विगत कक्षाओं में हमने जाना था कि बर्तनिंग क्या है और बर्तनी की अशुद्धि के कारण या संभावित कारण क्या हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्तनी संबंधी नियमों की, ऐसे नियमों की जिनकी जानकारी होना आपको बेहद जरूरी है। ऐसे नियम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए बर्तनी शुद्धि में आधार का काम करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो दरखास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग समझने वाले हैं बर्तनी संबंधी नियम। देखिए, पहला नियम क्या है आपका? पहला नियम जो है वो क्या है आपका? रूल नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि अगर हम एक ही बात करें या एक ही बात करें तो कब हमको ए का प्रयोग करना है, कब हमको ए का प्रयोग करना है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ए और ए का प्रयोग जो है बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी क्रिया है, अगर ऐसी क्रिया है जिसके अंत में या लगा हुआ है, पुल्लिंग एक वचन क्रिया है आपकी, पुल्लिंग एक वचन क्रिया है जिसके अंत में या लगा है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है? या पे बड़ी की मात्रा लगाना है, ई करना है, हाँ? और उसका बहुवचन बनाने के लिए या पे एक की मात्रा लगाना है। देखिएगा, यहां पर क्या कहने का मतलब है कि अगर भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन की क्रिया है, कैसी क्रिया है? भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन की क्रिया है जिसके अंत में क्या आता है? जिसके अंत में या आता है। क्या आता है? या आता है। तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये लगाना होगा, ठीक। और उसका ये बन जाएगा उसका स्त्रीलिंग। और उसका बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ए का प्रयोग करना होगा। तो इस बात को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण से देखिएगा, जैसे देखिएगा आप लिखते हैं गया। क्या लिखते हैं? गया, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग होगा गई, ठीक है। या में क्या लग जाएगा? ई लग जाएगा। और इसका बहुवचन क्या बनेगा? गए बनेगा जाकर के। यानी कि इसकी जगह पर अगर आप गई इसका प्रयोग करते हैं या गए इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? आपके त्रुटिपूर्ण है आपके। हमको क्या काम करना है? अगर ऐसी क्रिया है जिसके अंत में या है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए या में बड़ी की मात्रा लगाइए और बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग हमको करना चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आया। क्या है? आया। तो आया का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। अगर कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे आई करके तो ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? ये होगा। इसी तरीके से इसका बहुवचन जब हम बनाएंगे तो आए सही है, और अगर आप लिखते हैं आए तो ये क्या है? आपका गलत है। तो हमको कहां पर या का प्रयोग करना है, कहां पर ए का प्रयोग करना है, तो बड़ी सावधानी हमको रखनी है। इसी तरीके से पाया, पाई, पाए हो जाएगा आपका। तो ध्यान से इस नियम को हमें क्या करना है? अपने स्मरण में बनाना है। देखिए, अब दूसरे नियम की बात हम लोग करते हैं। दूसरा नियम ये है कि अगर भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन क्रिया जो है आपकी, दूसरा नियम हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। अगर आपकी क्रिया कैसी है? भूतकालिक है। कैसी है? भूतकालिक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और उसके अंत में आता है आ। क्या आता है? आ आता है, ठीक है। तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है? ई लगाना पड़ेगा। स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई लगाना पड़ेगा। और उसका बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ना, तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हुआ, हुआ, ठीक है। तो हुआ कैसी क्रिया है? तो आप कहेंगे कि हुआ जो है ये भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन है। अब इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? तो इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? हुई, ई लगेगी, ठीक है। अगर किसी ने इसको ऐसे लिखा हुई तो ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? हुई हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप कैसे लिखेंगे? हुए, ये सही है। और हुए इसका प्रयोग जो है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है आपका, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग देखिएगा नया, नया, इससे पहले वाले नियम में हम लोगों ने देखा था नया, इसमें या है आपका, तो नया का
क्या होगा, नए होगा बहुवचन, और स्त्रीलिंग जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा आपका, स्त्रीलिंग में नई, ये सही होगा। तो अगर आप नई लिखते हैं तो ये क्या है, गलत है, या आप नए लिखते हैं तो ये क्या है आपका त्रुटिपूर्ण जो है वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो नियम हुआ कि हमको कैसे ए और ए का प्रयोग करना है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरे नियम की बात हम लोग करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली हैं। भले ही किसी परीक्षा में ना पूछी जाए, लेकिन हिंदी व्याकरण में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। देखिएगा, अगर हमारे पास जो चार धातुएं हैं, देखिएगा कौन कौन सी चार धातुएं, अगले नियम की बात हम लोग करें। अगर हमारे पास धातु है ले, दे, ठीक, कर और पी, ये चार धातुएं हैं आपकी, ये चार धातुएं हैं आपकी। तो इनका अगर हमको क्या बनाना है, हाँ, तो इन्हें हमें किस तरीके से प्रयोग करना है, देखिएगा जैसे दे है आपका, तो इसमें हमको दीजिए, दीजिए, ये ए लगाना है। अगर आपने इसमें लिखा है दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ले है तो क्या हो जाएगा, आप बताइएगा कमेंट करके, लीजिए हो जाएगा, ए का प्रयोग करना है, यानी कि लीजिए, ये इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से पीजिए, ठीक है, पीजिए आप लिख लेंगे, ठीक है, क्या लगेगा, ए का प्रयोग आपको करना होगा, है ना। इसी तरीके से कर का प्रयोग कैसे करेंगे, कर को आप लिख सकते हैं कीजिए, क्या है, कीजिए, ठीक, तो ये वाला सही है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कीजिए तो ये क्या है आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अब अगर विधिलिंग है आपका, विधिलिंग में हमको ए का प्रयोग करना है या में एक की मात्रा का प्रयोग करना है, तो अगर विधिलिंग है तो विधिलिंग में क्या काम करेंगे, अगला नियम है आपका विधिलिंग, विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ में, तो विधिलिंग में ए का प्रयोग आपको करना चाहिए, वो ज्यादा शुद्ध है। देखिएगा, जैसे आप देखिएगा चाहिए, तो बहुत सारे लोग चाहिए ऐसे लिखते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी लिखते होंगे। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इन दोनों में जो शुद्ध है वो कौन सा है। तो इन दोनों में शुद्ध कौन सा है, अभी हमने लिखा है कि विधिलिंग में हमको ए का प्रयोग करना चाहिए, तो ये वाला शुद्ध है और ये वाला जो है वो शुद्ध नहीं है। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं इसलिए, क्या लिखते हैं, इसलिए, तो कुछ लोग ऐसे लिख लेते होंगे और कुछ लोग उसको ऐसे भी लिखते होंगे, इसलिए, तो कौन सा वाला, ये वाला अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध है। तो विधिलिंग में हमको क्या करना चाहिए, ए का प्रयोग करना चाहिए। अगले नियम की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपका संप्रदान है, ठीक है, संप्रदान विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, के लिए। अब कहीं पर संप्रदान विभक्ति का चिन्ह अगर आ रहा है के लिए, तो संप्रदान विभक्ति का जो चिन्ह है के लिए, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, के लिए उसे ऐसे लिखा जाना चाहिए या उसे के लिए ऐसे लिखा जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा वाला शुद्ध होगा। तो याद रखिएगा ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। जैसे हमने कहा मोहन के लिए खाना लाओ, हमने कहा मोहन के लिए, मोहन के लिए, तो ये वाला ऐसे लिखना है आपको, मोहन के लिए खाना दो, चलिए इतना ही रखते हैं। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक। तो संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए, उसको उसमें किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, अगला जो नियम है वो पंचमाक्षर का नियम है। देखिए पंचमाक्षर जो है आपके, आप जानते हैं का च टा ता पा, का च टा ता पा, का वर्ग का पंचमाक्षर अंगा है, चा वर्ग का ङ है, टा वर्ग का णा है, ता का ना है, अपा वर्ग का क्या है, मा है आपका। तो ये पंचमाक्षर के स्थान पर क्या करना चाहिए, हमको अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर हमको क्या करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अंग होता है आपका, इसका प्रयोग हमको करना है। नियम क्या है पंचमाक्षर के बाद अनुस्वार के प्रयोग का, अगर पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आएगा तो हम पंचमाक्षर को अंग में क्या करेंगे, बदल देंगे, अन्यथा नहीं बदलेंगे, ठीक है। देखिएगा जैसे आपने देखा होगा कि गंगा, इस तरीके से भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। इसे हमें कैसे लिखना है देवनागरी वर्णमाला में, तो यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि हिंदी को सरल बनाइए।
और सरल बनाने का तरीका क्या है, ये जो पंचमाक्षर हैं इनकी स्थान पर आप अंग का प्रयोग जो है वो कीजिए। और अंग का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे गा है आपका, गा भी उसी वर्ग का है जिस वर्ग का ये गा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हिंदी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, शुद्ध ये भी है, दोनों दोनों शुद्ध हैं, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे कि ये अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है आपका, ठीक है। पंचमाक्षर के स्थान पर आप क्या कीजिए, अंग का प्रयोग कीजिए, ठीक। तो कैसे लिखेंगे हम, हिंदी अंग का प्रयोग यहां पर हम करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे शंबल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, शंबल, ठीक। तो यहां पर पंचमाक्षर क्या है आपका, माँ है, और माँ के बाद बा आ गया उसी वर्ग का, तो हम लोग क्या करेंगे, शंबल, इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन अगर पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण नहीं है, उसी वर्ग का वर्ण नहीं है, आप देखिएगा यहां पर भी अंगा है आपका, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है माँ जो है वो कौन से वर्ग का है, पा वर्ग का है, और ये किस वर्ग का है, का वर्ग का है। तो यहां पर इसको हटा करके अगर आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया, बा में अंक की मात्रा मैं, तो ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है आपका, इसको हमें ऐसे ही लिखना है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है आपका, जैसे आपने देखा होगा शनमार्ग, क्या है, शनमार्ग, पंचमाक्षर के बाद में अगर माँ आप देखेंगे सम्मान है आपका, सन्मार्ग है आपका, तो यहाँ इस पंचमाक्षर को हटा करके हमको क्या, देखिए ये किस वर्ग का है, जरा देखिएगा, ता था दा धा ना, ठीक है, और ये किस वर्ग का है, पाफा बाबा मा, तो यहाँ अंग नहीं आएगा, यहाँ पर यही इसी रूप में ये रहेगा। अगर कोई कहे कि हम इसको ऐसे लिख दें सम्मार्ग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि त्रुटिपूर्ण जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार का प्रयोग हमको कैसे करना है, पंचमाक्षर के स्थान पर, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का अगर वर्ण है तो उसको हटा करके हम अंग का प्रयोग करेंगे, और उस वर्ग का अगर वर्ण नहीं है तो हम लोग पंचमाक्षर को लिखेंगे। पंचमाक्षर को हमेशा आधे करके ही लिखा जाता है, आधे रूप में ही वो आएगा, आधे का मतलब जी। अच्छा, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आप अंग मतलब अनुस्वार, और ये एक नियम हो गया, इसी तरीके से अगला नियम है कि अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों में आपको अंतर बना करके चलना है। जहां पर मुख से अधिक वायु हो, स्वरों जैसा उच्चारण हो, नासिका से कम हो, वहां पर चंद्र बिंदु लगाना है, वहां पर क्या करना है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं अनुनासिक, क्या कहते हैं, अनुनासिक, वहां पर आपको अनुनासिक का प्रयोग करना है, ठीक है। और जहां पर अच्छा चंद्र बिंदु जी, तो अनुनासिक का प्रयोग कहां करना है, जहां पर मुंह से ध्वनि जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, और नासिका से क्या हो, कम हो, वहां पर हमको क्या काम करना है, अनुनासिक का प्रयोग करना है, ठीक। और अनुस्वार का प्रयोग जो है, अनुस्वार, तो अनुस्वार मतलब अंग जो है, इसका प्रयोग आपको कब करना है, ठीक, इसका प्रयोग आपको कब करना है, इसका प्रयोग आपको करना है जहां पर नासिका से ध्वनि जो है वो ज्यादा हो, नासिका से ज्यादा हो, मुंह से क्या हो, कम हो, जहां पर उच्चारण में लघुता हो, ध्यान रखना है, उच्चारण में अगर लघुता रहेगी तो हमको इसका प्रयोग करना होगा, किसका, अनुनासिक का, ठीक है। और जहां पर उच्चारण में दीर्घता, नासिका की तरफ ध्वनि अधिक रहेगी, तो वहां पर हमको क्या काम करना होगा, अनुस्वार का प्रयोग करना होगा। और इसको आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से, देखिएगा पढ़ करके आप देखिए क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। देखिएगा अगर इसकी जगह इसका प्रयोग कर दिया तो इसकी जगह इसका प्रयोग कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक। ये क्या है आपका, इसको बोलिएगा हंस, हंस, हंस एक पक्षी है, और ये क्या है, हंस, हंस उच्चारण में लघुता है, हंस, हंस जो क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। यही अंतर है, तो इसलिए अंग और उसका प्रयोग भी हमको सावधानी पूर्वक जो है वो करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिएगा जी जी, देखिएगा जहां पर हम लिखेंगे चंद्रमा, तो वहां पर तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन जहां पर हम लिखेंगे चांद, तो वहां पर ये ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है। अच्छा, अब जरा कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा सही है, गंवार और गवार, कौन सा वाला इसमें से सही है। हाँ, तो इसमें गंवार नहीं होता, गवार होता है, गवार होता है, तो ये वाला जो है वो सही है, और ये वाला क्या है आपका, गलत है आपका। अब इसमें कमेंट करके बताइएगा
कौन सा सही है, अंधा और अंधा। तो कौन सा वाला सही है इसमें, ये वाला जो है वो क्या है आपका सही है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे लोग लिख देते हैं आंतरिक इस तरीके से, और सही क्या होता है आपका, सही होता है आपका आंतरिक, चाहे तो आधा ना बना दें या अंक का प्रयोग आप करें आंतरिक, ठीक है। तो कौन सा वाला सही है, ये वाला जो है वो क्या है सही है। तो अंग और चंद्र बिंदु का प्रयोग सावधानी से हमको करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद के नियम की हम लोग बात करते हैं कि जो अय और औ की ध्वनियां हैं, कौन सी ध्वनियां, अय और औ, इन ध्वनियों को जिस रूप में ये हैं, इसका मतलब इनका जो उच्चारण है उसी उच्चारण के रूप में, यानी कि मूल रूप में ही हमको क्या करना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए। किसी बोली के प्रभाव से या किसी क्षेत्र के प्रभाव से जो विकृति आ जाती है उस रूप में हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना है। जैसे देखिएगा हमने लिखा कौवा, कौ, औ, यहाँ पे ऐ है, औ है, कौवा, लेकिन कुछ लोग क्या काम करेंगे, कौवा, कौवा बोलेंगे, ठीक है, आधा बा और आधा बा लिख देंगे यहाँ पर कौवा, ठीक। तो कौवा नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे कौवा, कौवा। तो यहाँ पर हमको उच्चारण जो है वो शुद्ध करना है, यानी कि जिस रूप में ये है कौवा, 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 कौवा बोलने से काम नहीं चलने वाला, ये दोनों ही क्या है गलत है आपके। इसी तरीके से क्या है गवैया, गवैया, ठीक, गवैया, आय है आपका, ठीक है, आय, ठीक। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं गवैया, गवैया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर आप इस ध्वनि को इस रूप में लेकर के जा रहे हैं जो इसका मूल रूप नहीं है, या आप इसको ऐसे लिखते हैं गवैया, ठीक। तो यहां पर जो त्रुटि है वो किस चीज की है, उच्चारण में शुद्धता के ना होने की वजह से, मूल रूप में जो उसका उच्चारण है वो स्वीकार ना करने की वजह से। इसी तरीके से आप रुपये की बात करें, हाँ, रुपया, तो रुपया ये वाला सही है आपका, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कैसे लिखते हैं रुपया, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग कैसे लिखेंगे रुपया, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये दोनों ही क्या हैं आपके गलत हैं, ठीक। ऐसे कौन, कवन, कौन, इस तरीके से भी लोग गलती करते हैं, तो मूल रूप में ही इस ध्वनि को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, ठीक है। अगले नियम की बात हम लोग करते हैं, इनको नोट करते जाइएगा, आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगले नियम की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, मतलब उनको हिंदी में हम लिखते हैं, और उन ध्वनियों में क्या निकलता है, अर्ध ओ, क्या निकलता है, अर्ध ओ, क्या निकलेगा, अर्ध ओ। तो जहां पर अर्ध ओ की ध्वनि निकलेगी वहां पर हमको क्या करना है, इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो करना है, ठीक है। तो उनका शुद्ध रूप जो हिंदी में होगा तो उसके लिए हमें इसका प्रयोग जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे समझिएगा आ और उसके ऊपर ये, ठीक है, इसका प्रयोग हमको करना होगा। यहां पर अंक की बिंदी नहीं लगा देनी, चंद्र बिंदु हो जाएगा आपका, देखिएगा। तो देखिएगा जैसे हमने कहा कॉलेज, क्या कहा, कॉलेज, तो यहां पर ओ जैसा उच्चारण निकलेगा, और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओ होगा हमेशा, ठीक है। तो कॉलेज को कैसे सही लिखा जाएगा, यहां पर इस तरीके से लगा देना है, ओ, ठीक है, इस तरीके से अर्ध ओ है आपका। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ऑफिस, क्या लिखेंगे, ऑफिस, अंग्रेजी का है आपका, अंग्रेजी में आप ऑफिस ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो आपको क्या काम करना होगा, जहां पर ओ जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा अर्थों का, तो वहां पर इसका प्रयोग आपको करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आपको इसका प्रयोग करना है। ये यहाँ पर बिंदी मत लगा दीजिएगा, आप समझ रहे होंगे कि बिंदी का हिंदी में कितना महत्व है, ठीक है। इसी तरीके से ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल बहुत सारे हो जाएंगे। एक और आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं डॉक्टर, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक, तो ये क्या है, गलत है, डॉक्टर इस तरीके से हमको लिखना है, शुद्ध रूप इसका ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात हम लोग करते हैं, हम लोगों ने जाना होगा कारणों में कि समासीकरण की वजह से भी जो है वो वर्तनी जो है वो अशुद्ध हो जाती है, समास के नियमों का बोध नहीं होता है। तो देखिएगा जहां पर द्वंद्व समास होगा वहां पर और छुपा होता है, और जहां पर और छुपा होता है या और होता है वहां पर योजक होता है, तो दोनों पदों के बीच हमको योजक लगाना है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा ये भी एक त्रुटि में शामिल है, माता पिता, तो अगर आपसे कोई पूछे माता पिता, ये तो शुद्ध लिखे हुए, इनमें गलती क्या है, तो इनमें गलती योजक की हो गई, तो इस योजक को हमें छिपाना
नहीं है, यहाँ पर प्रदर्शित करना है क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिएगा सुख दुख, सुख दुख में भी कौन सा समास है, द्वंद्व समास है आपका। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर योजक का प्रयोग करना है, हानि लाभ हो जाएगा, पाप पुण्य हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है अच्छा, अगले नियम की बात हम लोग करते हैं जहां पर आपका सा और जैसा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां पर आपका हो सा और जैसा, ठीक है, सा और जैसा, तो इस शब्द से पहले जहां पर ये आ जाएगा, सा लगा होगा या जैसा लगा होगा, इससे पहले जो भी हो तो उसमें हमको योजक का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे हमने कहा तुमसा, तो देखो ये आपने तुमसा ऐसे लिखा तो ये गलत है, कैसे लिखना है, तुम सा, तो जहां पर भी ये सा आ जाएगा उससे पहले योजक हमको लगाना होगा। हमने लिखा आप जैसा, क्या लिखा, आप जैसा, तो गलती क्या है, तो आपको पता है योजक की गलती है, तो सा और जैसा में हमको क्या करना है, उससे पहले योजक का प्रयोग करना है मोरसा, धनुषा, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर हम सर्वनाम का ही प्रयोग कर रहे हैं, जरूर नहीं कि सर्वनाम ही हो, आप लिख सकते हैं धनुषा, क्या लिख सकते हैं, धनुषा, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन भी ला सकते हैं, संज्ञा भी ला सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि सा से पहले जो भी पद होगा उसमें क्या आएगा, आपका योजक छिपा होगा, वो हमको छिपाना नहीं है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये भी त्रुटि है आपकी। ठीक है, अगले नियम की बात हम लोग करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करने से, ये सब विभक्ति चिन्ह हैं। जब इन विभक्ति चिन्हों को सर्वनाम के साथ प्रयोग करना है तो सर्वनाम में ये अलग से नहीं लगेंगे, लग करके आएंगे। जैसे हमने कहा तुमने, क्या कहा, तुमने, तो यहाँ पर तुम और ने को अलग नहीं करना है, यहाँ पर एक में ही जोड़ करके ही लिखना है। तो सर्वनाम में ये जो चिन्ह होंगे वो जुड़ करके आएंगे। कैसे आएंगे, जुड़ करके आएंगे। जैसे हमने कहा आपको, क्या कहा, आपको, तो इसमें को अलग नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि आप सर्वनाम है आपका, तो सर्वनाम में ये चिन्ह सीधे सीधे जुड़ करके आएंगे, और संज्ञा में क्या होगा, अलग होकर के आएंगे। जैसे हमने कहा राम ने, ठीक है, राम ने, हमने कहा सीता को, राम ने सीता को, ऐसे हमने कह दिया गंगा में, क्या कह दिया, गंगा में। तो यहाँ पर आप देखिएगा अलग से इनका प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि सर्वनाम के साथ जोड़ करके लिखा गया है। तो विभक्ति चिन्हों को सर्वनाम के साथ क्या करना है, जोड़ करके, और संज्ञा के साथ क्या करना है, अलग से लिखना है। ठीक है अच्छा, इसके साथ अगला नियम आप ध्यान रखेंगे, जहां पर भी आपका कर प्रत्यय क्रिया के रूप में लगा होगा, क्या लगा होगा, कर प्रत्यय क्रिया के रूप में लगा होगा, तो उस कर को क्रिया के साथ जोड़कर लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। जैसे हमने कहा पी कर, तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखेंगे पी कर, तो क्या गलती हो गई यहाँ पर, आपने क्या गलती कर दी, कैसे लिखना चाहिए था, जोड़ करके लिखना चाहिए था। ठीक है, पीकर हो जाएगा, सोकर हो जाएगा, है ना, मिलाकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कर को अलग नहीं लिखना है, कर को जोड़ करके ही लिखना है। तो जहां पर भी ये कर प्रत्यय होगा आपका, तो क्रिया के साथ जोड़ करके हमें लिखना होगा, अलग से नहीं। ठीक है, अच्छा, एक बात और, जहां पर भी क्या कहते हैं, दो विभक्ति चिन्ह होंगे और उनको हमें सर्वनाम के साथ लगाना होगा, तो पहले में क्या होगा, जोड़ करके आएगा, और दूसरा अगर जो चिन्ह आएगा वो अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, जहां पर दो विभक्ति चिन्ह हो और उन्हें सर्वनाम के साथ प्रदर्शित करना हो, तो पहला जो होगा वो सर्वनाम के साथ लग करके आएगा, और दूसरा अलग से प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे हमने कहा उसके लिए, ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा के लगा हुआ है, और लिए को क्या किया गया है, अलग से लिखा गया, उसके लिए। लिए भी आपका क्या है, चिन्ह है। ठीक, अच्छा इसी तरीके से हम कह सकते हैं इनमें से, क्या कह सकते हैं, इनमें से, तो आप देख रहे हैं इनमें में जो है इनके साथ लग करके आया, और से जो है वो क्या है, अलग से प्रदर्शित किया गया है। जहां पर दो दो चिन्ह होंगे आपके, तो उन्हें सर्वनाम में पहले वाले को क्या काम करना है, पहले वाले को जो है जोड़ करके दूसरे वाले को अलग से क्या करना है, हमको प्रदर्शित करना होगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जिनकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है, जहां पर भी आपका तक और साथ ये अव्यय आ जाएं, कौन से, तक और साथ, ठीक है, तक और साथ ये क्या है, आपके अव्यय हैं। तो अगर ये अव्यय क्या होते हैं,
वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं अव्यय कहलाते हैं। तो जहां पर भी तक और साथ आएगा तो उनको एक साथ नहीं लिखना है, उनको अलग लिखना है। जैसे मैंने कहा आपके साथ, तो साथ को क्या किया गया, अलग से लिखा गया। ठीक इसी तरीके से उनके साथ हो सकता है ना। जब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, जब तक, तो इसमें आप देखिएगा अलग से इसको लिखा गया है। तो तक और साथ को क्या करना है, अलग से लिखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे संज्ञान में जब नहीं रहती हैं तो वहाँ पर त्रुटि होना जो है स्वाभाविक है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आज का प्रयास मेरा। अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। धन्यवाद।